एक तो मल्ल पढ़ाई थी, और मल्ल में क्या दो उसके पैटर्न बताए थे, कौन कौन से? धरणीपट्टम और असुरा। और जो धरणीपट्टम है उसका क्या मतलब होता था कि वो एक हेल्दी कंपटीशन होता था, जिसमें एक अपने अपोनेंट को कोई हरा करके उसके कंधों को जब ज़मीन से टच करा देता था तो उसको विजेता मान लिया जाता था। और इसको दो स्टाइल में लड़ा जाता था, एक हनुमंतिया, एक भीमसेनी, है ना। और दूसरा था असुर। इसके अलावा और कौन सी कला बताई थी? असुर में ये होता था कि सामने वाले की जान भी जा सकती थी, उसको मार दिया जाता था। फिर कौन सी बताई थी? मुष्टि। मुष्टि मतलब बॉक्सिंग। ये चंद्रगुप्त के समय से ही बहुत फेमस है, चाणक्य के समय से ही बहुत फेमस रही। और इसके बाद कलारीपट्टू। कलारीपट्टू याद रखना, जो एग्ज़ाम में खूब पूछी जाती है। वैसे तो सरल है, केरल से संबंधित है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि कलारीपट्टू के जो अखाड़े हैं, उसके जो ग्राउंड्स हैं, उनको अलग अलग नाम कहते हैं। मैंने कहा था ना, गुरुक्कल नाम कहते हैं। और वो दो को डेडिकेटेड होते हैं, एक परशुराम को डेडिकेटेड है और अगस्त्यस को डेडिकेटेड है ना। दो लोगों को डेडिकेटेड होते हैं वो, ये भी याद रखना है। और उसके बाद था सिलाम्बम। ये लाठी युद्ध होता है, जैसे मैंने अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम दिया था। जैसे मान लीजिएगा, उसको एक बड़ा उसका नाम है कोलू। कोलू याद आ रहा है कुछ? हाँ, किस कौन से स्टेट में बताए थे? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और केरल में। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। इसमें कहते थे कोलू वर्षा है, कोलू वर्षा। इसमें कहते थे कोलू अट्टा। ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है। और केरला में कहते थे नेडुबराय। ये तीन तरह का लाठी खेला तमिलनाडु में बहुत फेमस था। तमिलनाडु में एक और फेमस था, सबसे फेमस, जिसको कहते थे कुरुतांडी। कुरुतांडी बताया था क्या इसके बारे में? कुरुतांडी में एक यंत्र होता है, कुरुतांडी। और उस यंत्र की सहायता से ही, जैसे अगर आपने किसी ने वो देखा है सीरियल मोगली, मोगली देखा होगा। मोगली के हाथ में एक यंत्र होता है जिसको कोलता कहते हैं। ये कोलता नेपाल में भी यूज़ करते हैं लोग, खुकरी के रूप में यूज़ करते हैं। एक ऐसी कटार सी होती है, उसको भी कई बार कहा जाता है। लेकिन एक्चुअली में सही मायने में तो कोलता उसको कहते थे, जो एक ऐसा फर्रा होता है जिसको लोग ऐसी डायरेक्शन में फेंकते हैं और उसकी बनावट 45 डिग्री पर ऐसे बनाई जाती है कि वो घूम करके फिर वहीं आ जाता है। हाँ, तो उसको कहते हैं कुरुतांडी। तो कुरुतांडी एक ऐसा ही बना हुआ धातु का एक यंत्र होता है जिसको फेंक करके लोगों को घायल किया जाता है। तो कुरुतांडी किस स्टेट से रिलेटेड है? तमिलनाडु। ठीक, एक तो ये है। एक और है जिसको कहते हैं पारीखांडा। पारीखांडा। जब भी बीच में डैश मिलेगा तो आप ये समझ सकते हैं कि दो यंत्र होंगे इसमें, पारी और खांडा, तलवार और ढाल। तो पारीखांडा ओडिशा का है। ओडिशा की तलवारबाजी को पारीखांडा कहा जाता है। इसमें महिलाओं का प्रवेश नहीं है, पारीखांडा में पुरुष ही करते हैं ज़्यादातर, है ना। पारीखांडा को, पारीखांडा के अलावा एक है जिसको कहते हैं छेदी गबगा। छेदी गबगा सेम वही है जो पारीखांडा में होता है, लेकिन बस ये बंगाल के स्टेट में होता है। एक ही चीज़ है, बस नाम उसका थोड़ा सा बदल गया है। ये पारीखांडा है और ये छेदी गबगा है। और छेदी गबगा आप जानते हैं अच्छे से, तलवारबाजी है। लेकिन इसके अलावा एक और होता है सोरू आटा। सोरू आटा। सोरू आटा में तलवार के साथ ढाल नहीं होती है, इसमें होता है तलवार के साथ भाला। भाला देखा है? भाला देखा होगा। भाला किस में आता है, शस्त्र में क्या अस्त्र में? अस्त्र में। क्या अंतर होता है दोनों में? है क्या अंतर होता है बेटा दोनों में? शस्त्र और अस्त्र में क्या अंतर है बताओ? और हाँ, ये सही अंतर है, बिल्कुल।
अस्त्र का मतलब ये होता है कि आप उसे फेंक करके नहीं चला सकते हैं, और शस्त्र वो होता है जिसे फेंक के चला सकते हैं। भाला एक ऐसी चीज़ है जिसे शस्त्र और अस्त्र दोनों के रूप में यूज़ किया जाता है। बेसिकली तो वो शस्त्र है, क्योंकि भाले को लोग फेंक करके मारते हैं, लेकिन पास खड़ा हुआ तो कैसे फेंकेंगे उसको, ऐसे ही चाकू की तरह मारना पड़ेगा, तो वो अस्त्र का काम करने लगता है। और बंदूक क्या है, अस्त्र के शस्त्र। चूंकि वो ना तो फेंक के चलाई जाती है ना ऐसे चलाई जाती है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि बंदूक हाथ में पकड़ के अपन सामने वाले को घायल कर सकते हैं, इसलिए उसको शस्त्र की कैटेगरी में रखा गया है। वास्तव में उसकी कैटेगरी आग्नेयास्त्र है, ऐसा शस्त्र है जो आग निकालता है, तो वो क्या हो गया, आग्नेयास्त्र है। इसलिए जब भी आप लाइसेंस लेने जाएंगे तो उस पर शस्त्र लाइसेंस लिखा रहता है, अस्त्र लाइसेंस नहीं लिखा रहता, क्योंकि अस्त्र के लिए भारत में लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अस्त्र के लिए आवश्यकता इसलिए नहीं है, जैसे सिख लोग हैं वो कटार रखते हैं, तलवार भी आप अपने घर पर रख सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। बस पब्लिक प्लेस पर तलवार को लेकर ऐसे घूम नहीं सकते, पब्लिक प्लेस पर तलवार को लेकर के घूम नहीं सकते हैं, याद रखिएगा, है ना। जब आप गुरुद्वारे से तलवार खरीदते हैं, ज़्यादातर लोग गुरुद्वारे से ही तलवार खरीदते हैं या किसी दुकान से तलवार खरीदते हैं, तो दुकान से जो पर्ची मिलती है, उसका बिल मिलता है, उसको लेके घर तक ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिन्हें कि पर्ची और बिल लेकर रोज़ घूम रहे हैं तलवार को, क्योंकि उस पर तारीख भी डली होगी ना पर्ची पे कि तुम 21 तारीख को तलवार लिए अभी तक घूम रहे 2 साल से लेके, इसका मतलब आप उसका उपयोग गलत उद्देश्य से करना चाहते हैं, तो फिर वो अलाउ नहीं रहेगा, है ना। तो अस्त्र और शस्त्र 2 तरह के होते हैं, है ना। इसलिए बंदूक को आग्नेयास्त्र कहा जाता है, लेकिन जब लाइसेंस बनता है तो आग्नेयास्त्र कोई कैटेगरी नहीं होती, इसलिए उस पर शस्त्र लिखा जाता है, शस्त्र लाइसेंस, है ना। कौन इशू करता है भारत में शस्त्र लाइसेंस? हर स्टेट में अलग अलग परंपरा है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में परंपरा है कि जिला कलेक्टर यानी डीएम आपको राइफल का लाइसेंस इशू कर सकता है, 2 कैटेगरी के लिए जो मैंने बताई थी, आत्मरक्षा और कृषि रक्षा, उनके लिए लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा स्टेट है, जैसे यूपी है बगल में, यूपी में ऐसा नहीं है, यूपी में राइफल का लाइसेंस गवर्नर इशू करता है, वहाँ उल्टा है। हमारे यहाँ पर गवर्नर पिस्टल का लाइसेंस इशू करता है, और वहाँ पिस्टल का लाइसेंस डीएम इशू कर देता है ना। लेकिन योगी सरकार ने थोड़े बहुत चेंजेस किए, थोड़ा स्ट्रिक्ट बना दिया है, और बनना भी चाहिए। तो हर स्टेट की अलग अलग परंपरा है कौन लाइसेंस इशू करेगा, लेकिन लाइसेंस में जो कारण लिखा जाता है कि क्यों लिया जा रहा है, ये स्पष्ट लिखा जाता है कि इसका उद्देश्य किसी दुश्मन को मारने के लिए नहीं लिया जा रहा है, आत्मरक्षा करने के लिए लिया जा रहा है, मतलब हम इसे चलाएंगे नहीं, इसलिए बंदूक चलाने पर वो जब्त जल्दी हो जाती है ना। और आग्नेयास्त्र ऐसी चीज़ होती है जो स्पेशल चीज़ की बनी होती है। आपने अगर राइफल चलाई है, आप उसे बिल्कुल साफ़ करके रख दीजिए, बिल्कुल फंटरून वगैरह खींच के रख दीजिए उसका, फिर भी हम उसको देख के बता देंगे जी कब चली थी। हम अगर उसका लैब में ले जाके जांच कर लेंगे तो ये बता देंगे कितने घंटे पहले ये फायर हुई थी, है ना, ये बता सकते हैं। दूसरा कि अगर गोली कहीं चली है और गोली का कार्टेज वहीं गिरा है, खोखा वहीं गिरा है, उस खोखे से हम पहचान करके बता देंगे जी कौन सी बंदूक से चला है ना। उस पर इजेक्टर मार्क होते हैं, इजेक्टर मार्क से हर बंदूक के अलग अलग इजेक्टर मार्क बनते हैं, चाहे भले एक ही कंपनी की एक ही उसकी बंदूक हो, लेकिन इजेक्टर मार्क सबके अलग अलग होते हैं, तो ये उसमें काम आते हैं इन्वेस्टिगेशन में। तो ये छेदी कबगा हो गया, सोरू आटा हो गया, फिर होता है थांगता। थांगता ये एक्चुअली में कुश्ती है जिसमें एक डंडा भी यूज़ करते हैं, और ये कुश्ती यहाँ की नहीं है, मिजोरम की है ना, मिजोरम की है ना। मणिपुर में जो कुश्ती होती है उसको कहते हैं इनबुअन। इनबुअन कुश्ती कहते हैं उसको, जो मणिपुर में होती है। गटका पता ही आपको पंजाब में होता है, जो सिखों की युद्ध कला भी है और एक कल्चर भी है, डांसिंग कल्चर भी गटका होता है, उसको सिखों में यूज़ करते हैं। फिर एक आता है जिसको कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में होता है, नाम बताएगा कोई उसका? हिमाचल प्रदेश में एक लाठी चलाई जाती है। मर्दानी खेल तो आपको पता ही है, मर्दानी खेल कहाँ होता है? महाराष्ट्र में, और लाठी खेला होता है उत्तर प्रदेश में, दोनों सेम चीज़ है। वहाँ उसे मर्दानी खेल कहते हैं, वहाँ उसे लाठी खेला कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक और नाम है लाठी खेला का, मेरे को याद नहीं आ रहा है, बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, छोटा सा, जो हिमाचल प्रदेश में होता है ना। हाँ, ठोडा। ठोडा ये हिमाचल प्रदेश में होने वाला एक युद्ध कला है।
भारत के किस प्रदेश में कौन कौन सी युद्ध कलाएं हैं, यही प्रश्न आपके लिए परीक्षा में आएगा। या कौन सी युद्ध कला है, कौन सी किस रूप में यूज़ होती है। ये तो हो गई सारी ट्रेडिशनल। अब हमारे पास बहुत सारी ऐसी भी हैं जो मॉडर्न मार्शल आर्ट कहलाती हैं। मॉडर्न मार्शल आर्ट की बात करेंगे तो कौन कौन सी हैं? आपने सीखी है, किसी ने नहीं सीखी? कोई भी यंत्र चलाना नहीं जानते आप? लाठी वाठी चलाना नहीं जानते? तलवार चलाना जानते हैं? क्या घुमा लेते हैं? कैसे? हाँ हाँ, कैसे? कितनी बड़ी लाठी चाहिए अपन को? तो घुमाएगा कैसे रे? तेरी हाइट से बड़ी लाठी आई तो कैसे घुमाएगा? लाठी हमेशा जो अपना कान होता है ना, कान के बीच का जो पिन्ना होता है इतनी बड़ी होनी चाहिए। फुल कान के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो नीचे टकराएगी, है ना। और छोटे कान के नीचे भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो नीचे से कोई निकल जाएगा उसके बचके से। बीच कान तक होनी चाहिए लाठी, है ना। तब आप उसे ऐसे करके और ऐसे करके घुमा सकते हैं, किसी से टकराएगी नहीं वो, है ना। जो नहीं चलाई तुमने भी, है ना। वैसे ही चलाई होगी गाँव में, जैसे चलाते नहीं, ऐसे बचपन में चलाते हैं टीपू सुल्तान जैसी तलवार, ऐसे चलाई होगी। तलवार दो तीन तरह के चलाई जाती है। महिलाएं तलवार अलग चलाती हैं, पुरुष तलवार अलग चलाते हैं। हाँ, महिलाओं की तलवार में खूब स्पीड होती है। महिलाएं तलवार को लेकिन हैंडल से नहीं पकड़ती हैं, उसको वहाँ से पकड़ती हैं जहाँ से उसका कवच होता है। उस दिन म्यूजियम गए थे क्या तुम लोग? मैंने बताया था तलवार अक्सर यहाँ से पकड़ के चलाई जाती है, महिलाएं उसको यहाँ से पकड़ के चलाती हैं। हाँ, नहीं कपड़ा लगा होता है उस क्या तो वहाँ से पकड़ के उसको, लेकिन वो तलवार युद्ध के लिए नहीं होती है, वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए होती है कि कोई महल के अंदर ही घुस गया तो ऐसे बैठे तो नहीं रहेंगे। और अक्सर ये राजपूतों में चलाई जाती है ना। राजपूतों में तलवार खूब चलाई जाती है, उसी में ये ज़्यादा परंपरा होती है कि महिला वहीं तलवार चलाती हैं और शादी में डेमोन्स्ट्रेशन भी देती हैं कि हमारी लड़की तलवार भी चला लेती है, देख लेना अपने हिसाब से जो भी हो। तो ये उसमें बता देते हैं। इस तरह से यंत्र भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तलवार अलग होता है, तेगा अलग होता है, खड़ग अलग होती है ना। उसके बाद चिमटा अलग होता है, बर्छी अलग होती है, ढाल अलग होती है, तेगा अलग होता है, सिरोही अलग होती है। सब अलग अलग तरह के हथियार हैं। बखनखा अलग होता है, जो शिवाजी चलाते थे, बखनखा वो अलग होता है। लेकिन मॉडर्न मार्शल आर्ट की बात करेंगे तो मॉडर्न मार्शल आर्ट में ये ट्रेडिशनल हथियार नहीं चलते हैं। वहाँ बेसिकली शरीर की वर्जिश पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो मॉडर्न मार्शल आर्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे फेमस कौन से निकलते हैं? कराटे मार्शल आर्ट में। इसके अलावा वुशो, जूडो और ताइक्वांडो। वेरी गुड, ताइक्वांडो। और बस इतना ही है? नहीं, वो मार्शल आर्ट नहीं है। इसमें अंतर बता दो फटाफट से, वूसो में और जूडो में क्या अंतर होता है? जूडो और कराटे और वूसो और ताइक्वांडो। जूडो में बेसिकली पैर का यूज़ नहीं होता है, आप पैरों से कोई किक नहीं मारते जूडो में। जूडो में एक तो बात सही है कि बात रक्षा के लिए होता है, दूसरा दुश्मन को ज़मीन पर गिरा दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें हमला नहीं करते। जूडो में दुश्मन को ज़मीन पर फेंका जाता है। पहलवान जितने भी टेक्निक का यूज़ करते हैं वो टेक्निक में उसको गिराते हैं, वो जूडो की ही टेक्निक होती है ज़्यादातर, उसमें गिराते हैं। ताइक्वांडो में पैरों का यूज़ 20% किया जाता है, 80% नहीं किया जाता। 80% हाथों से ही यूज़ करते हैं, मतलब एक बैलेंस भी नहीं है उसमें। कराटे में लगभग ये उल्टा हो जाता है कि हम 60% तक पैरों का यूज़ कर सकते हैं, 40% तक हाथों का यूज़ करते हैं कराटे में। वुशो एक सॉफ्ट मार्शल आर्ट है, ये प्योर स्पोर्ट्स है एक तरह का, जिसमें हमला तो नहीं होता है और उसमें पॉइंट्स बनाने की जो परंपरा है वो उसमें चलती है। और उसमें कंधों का यूज़ खूब करते हैं, लोगों को उठा के ले जाते हैं, उसका यूज़ करते हैं। बाकी सबसे अच्छे नियम पाए जाते हैं ताइक्वांडो और जूडो में, है ना। कराटे में भी इतने अच्छे नियम नहीं होते, समझ गए। तो ये मॉडर्न मार्शल आर्ट है। मॉडर्न मार्शल वेपन कौन कौन से हैं जिनसे लड़ते हैं लोग?
मॉडर्न मार्शल वेपन, ये सब आप लोगों ने देखे होंगे घर पे, बंदूक बंदूक इन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन से देखे हैं आपने? जैसे अगर कोई आपसे पूछे कि ऑटोमेटिक गन और सेमी ऑटोमेटिक गन में क्या अंतर है, अगर मैं सीधा सीधा ये पूछूं कि ऑटोमेटिक गन और मैनुअल गन में क्या डिफरेंस है? ऑटोमेटिक बिना रुके चलती है और मैनुअल रुक के चलती है। रुक रुक के चलेगी तो मतलब किसी को मारेगी नहीं? तो लोडिंग होते हैं बार 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 लोड नहीं होते किसमें? नहीं लो- डायरेक्ट उसमें जो ऑटोमेटिक उसमें बार बार लोड नहीं करने पड़ते, खाली हो गई फिर? नहीं, जैसे वो रुक के चलती है ना, ऐसे मैनुअल चलाते हैं। बताओ बताओ, तुमने चलाई गन? नहीं चलाई। कुल मिला के बात ये है कि जब आपके हाथ में कोई गन है और उस गन को फायर करने के बाद फिर से लोड करना पड़ता है, तो उसको हम लोग कह देते हैं मैनुअल। और जिस गन को फायर करने के बाद दूसरा राउंड फायर करने के लिए हमको कोई लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कहते हैं ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक उसको कहते हैं, है ना। तो फिर उसमें लोड कैसे होती है बार बार वो ऑटोमेटिक? गैस से। जब कार्टेज निकलता है तो कंप्रेशन से गैस बनती है, वो गैस एक नली के द्वारा ऊपर जाती है, फिर उसके ट्रिगर को फिर पीछे धकेल के वो अपना ऑटोमेटिक लोड हो जाती है, फिर फायर कर दो, फिर वो गैस जाकर उसमें चली जाती है, फिर उसको लोड कर देती है। इसको कहते हैं गैस ऑपरेटेड फुल्ली मशीन गन। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है AK-47। उसमें आपको केवल कार्ट्रेज लगाना है, यानी मैगजीन लगानी है, और मैगजीन लगाने के बाद उसको फायर करते रहेंगे। हाँ, उसमें नॉच होते हैं, एक नॉच पर उसको ले जाएंगे तो सिंगल फायर पर होगी। एक बार दबाएंगे एक गोली निकलेगी, एक बार दबाएंगे, एक बार लोड नहीं करना। लेकिन जब उसे बस्ट पर डालेंगे इसका मतलब है एक बार में 3-3 राउंड फायर करेंगे। एक बार दबाएंगे 3 निकलेंगे, एक बार दबाएंगे 3 निकलेंगे, और फुल्ली पर डाल देंगे तो दबा देंगे पूरी खाली हो जाएगी, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन गन होती है। एक ये तो हो गया मेटल, और एक हो गया मैनुअल। मैनुअल में ये होता है कि एक बार फायर किया, फिर उस राइफल को ऐसे तोड़ेंगे, फिर उसमें से कार्टेज को बाहर निकालेंगे, फिर दूसरे कार्टेज जेब से निकालेंगे, फिर उसमें लगाएंगे, फिर लोड करेंगे हाथ से, फिर उसको चलाएंगे। काफ़ी समय लगता है। इसको कहते हैं मैनुअल गन। ज़्यादातर हमारे यहाँ पाई जाने वाली जैसे 12 बोर गन है, जो सिंगल बैरल बड़ी सी मोटी सी गन होती है, वो हमेशा मैनुअल गन ही है, वो ऑटोमेटिक नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक भी नहीं है। सेमी ऑटोमेटिक उसे कहते हैं जिसमें फायर करने के बाद आपको हाथ से कार्टेज नहीं निकालना है, हाथ से डालना भी नहीं है। वो काम सारा कौन करेगा? बोल्ट करेगा। एक बोल्ट होता है ना, सिर्फ पकड़ के उसको ऐसे पीछे करते हैं, तो बोल्ट को पीछे करेंगे तो चला हुआ कार्टेज बाहर गिर जाएगा, आगे ले जाएंगे तो चैम्बर का कार्टेज उसमें अंदर चला जाएगा, तो उसको कह देंगे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक। सर वो जो पुलिस वालों के पास बंदूक होती है बड़ी सी मोटी वाली, उसका नाम क्या है? 303, वो सेमी ऑटोमेटिक है। फुल्ली ऑटोमेटिक केवल AK-47 है, या फिर रिवॉल्वर है। रिवॉल्वर में भी आपको कार्टेज बार बार लोड करने की जरूरत नहीं है, उसको चलाते जाइए वो चलती जाती है ना। तो वो गन है। आजकल तो नई नई टेक्निक आ गई, बहुत सारी गन आ गई, लेज़र गन वगैरह जैसी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, स्नाइपर गन्स आ गई हैं, लेकिन बेसिकली गन का मतलब यही है। अब इसका जो बेसिक वो है वो समझते हैं कि गन, जैसे आपने देखा होगा कि एक गन ऐसी देखी होगी, सबने देखी होगी, कि जिसमें 2 बैरल होती हैं, देखी होगी ना, एक बैरल और 2 बैरल, और अपन उसको क्या कहते हैं? दुनाली, है ना। बहुत मोटी सी उसकी बैरल होती है, और इस बैरल के अंदर आप देखेंगे तो सिंपल बैरल होती है, अंदर झांक के देखेंगे तो ऐसी बैरल दिखेगी। अगर आप पतली नाल की बंदूक आपके पास है तो उसके अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इनको कहते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, इसको कहते हैं लैंड, और जो अंदर फंसे हुए हैं उनको कहते हैं ग्रूव। जिस नली के अंदर आपको लैंड और ग्रूव दिख जाए उस बंदूक को आप राइफल कह सकते हैं। इसके अंदर दिख रहा है क्या? इसको राइफल नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम जनरल भाषा में दोनों को ही राइफल कहते हैं कि 12 बोर की राइफल ले आओ। 12 बोर अलग है, ये राइफल अलग है। जब किसी नाल के अंदर आपको लैंड और ग्रूव मिलेंगे तो उसे कहते हैं हम लोग राइफल, और जब ये नहीं मिलेंगे तो फिर उसे क्या कहेंगे? सिंपल नहीं, उसको कहते हैं शॉर्ट गन। इसको कहते हैं शॉर्ट गन। शॉर्ट का मतलब होता है छर्रे, वो छर्रे निकालने वाली गन होती है, और दोनों का कार्टेज अलग अलग होता है। ऐसे मोटा सा कारतूस देखा होगा आपने, कागज़ का बना हुआ, ऐसा मोटा सा कारतूस देखा होगा ना, जो कागज़ का बना होता है, उसके पीछे हल्का सा पीतल लगा रहता है, ऐसा करके
है ना। तो वो क्या होता है, इसका कारतूस है शॉर्ट गन का। ये कई प्रकार के होते हैं, वो एक अलग मैटर है, उसमें सिंगल वो भी आता है, बोल्ट भी आता है, ये भी आते हैं, लेकिन मैं तो केवल ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कार्टेज आपने वो लिखा होगा जो सबसे कॉमन है, हाँ, ये आपने ऐसा देखा होगा और इसके आगे एक बुलेट्स लगी होगी, ऐसा ही देखा है, और यहाँ एक नंबर लिखा रहता है। इस कार्टेज के अंदर क्या है, इस कार्टेज के अंदर इसमें भरा हुआ है प्राइमर, और प्राइमर जलता है तो यहाँ भरा हुआ है गन पाउडर, और ये पूरा खाली है, वैक्यूम बनता है इसमें। जब इस पर स्ट्राइक करेंगे तो प्राइमर जल जाता है। प्राइमर में हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन में जैसे ही चोट लगेगी वो जलेगा, और नाइट्रोग्लिसरीन जलेगा तो अंदर घरे गन पाउडर को जला देगा। डायरेक्ट गन पाउडर नहीं जल सकता है, वो इतना इनफ्लेमेबल नहीं होता है। तो जैसे ही गन पाउडर जलेगा तो इसमें धुआं भरेगा, कंप्रेशन आएगा, और कंप्रेशन से इतना प्रेशर बनेगा कि जो आगे बुलेट लगी है वो निकल के चली जाएगी, फटाक एकदम आवाज़ आती है, वो इसी की आवाज़ आती है। लेकिन ये पूरी प्रोसेस सेकंडों के नैनो सेकंड में होती है। ये नहीं कि अभी प्राइमर जल रहा है, ऐसा नहीं होता। उसमें ट्रिगर दबाया, वो गोली चली गई, उसमें कुछ नहीं। और ये गोली जा करके फिर अब जी गोली जो जाएगी, ये तो चैम्बर में है, गोली कहाँ से निकलेगी, बैरल से निकलेगी, और बैरल में क्या है, लैंड और ग्रूव है। तो गोली कैसे जाएगी, घूमते हुए। और फिजिक्स तो पढ़ाई है मिश्रा सर ने, अब गोली घूमते हुए जाएगी, उसको कोई सरफेस मिल जाए, कितनी तेजी से घूमेगी सरफेस के अंदर। घूमती हुई गोली अगर किसी सरफेस से टकराएगी तो यहाँ घुस जाएगी अंदर, और अंदर घूम जाएगी। तो राइफल से चली हुई गोली जब अंदर घुसती है तो आगे छोटा सा छेद दिखता है अपन को, पीछे देखेंगे तो इतना बड़ा छेद दिखता है, क्योंकि गोली पूरी बॉडी को अंदर से काट देती है। इसलिए गोली लगने के बाद बचना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से जो गोली निकली है उस पर लेड लगा रहता है, लेड मतलब शीशा, शीशा जहर होता है बॉडी के लिए, वो वैसे ही गलाना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं ना, सबसे पहले फिल्मों में भी देखा होगा, गोली लगी तो पहले गोली निकाल दो इसकी, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। और अगर सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का फुल्का है तो गोली पार भी निकल सकती है। पार निकल जाएगी तो उतनी खतरनाक नहीं होगी ना, पार निकल जाएगी तो उतनी खतरनाक नहीं होगी। लोहे की चादर से कभी गोली को नहीं रोकना चाहिए। लोहे की चादर तो मेटल है, उसमें गर्म गोली आएगी तुरंत पार कर जाएगी उसको। हाँ, पेड़ को पार नहीं कर सकती, पेड़ में ठंडी हो जाएगी वो, पेड़ में गोली लगेगी तो ठंडी हो जाएगी, उसको पार नहीं कर पाती पेड़ को। तो पेड़ में गोली लगेगी तो उसमें फंस जाएगी। लेकिन आप ट्रॉली में, ट्रॉली कितनी मोटी चादर होती है, ट्रॉली देखते हैं ट्रैक्टर की, उसको पार कर जाती है गोली। क्यों? क्योंकि लोहा उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, पार करना उसके लिए आसान होता है। तो ये इस पर डिपेंड करता है कि कितने कैलिबर की बुलेट है, कितने कैलिबर का कारतूस है, उसमें क्या मटेरियल भरा हुआ है, कौन सी राइफल से निकली है, कितनी लंबी बैरल है। जितनी लंबी बैरल है उतनी स्पीड मोमेंटम बना के जाएगी, वो उतनी दूर तक जाएगी। जनरली जो राइफल इंडिया में हम लोगों को लाइसेंस के लिए मिलती हैं, उसकी राइफल की मार 700-800 मीटर तक आराम से होती। वो जाती तो 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लेकिन वहाँ लोगों को मार नहीं पाएगी, टकराएगी बस गिर जाएगी, लेकिन लोगों को मार नहीं पाएगी वहाँ पर। लेकिन मारक क्षमता उसकी ज़्यादा होती है क्योंकि बैरल बहुत बड़ी है। ये कभी दूर तक जा पाएगी क्या इसकी गोली? क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि उसमें लैंड और ग्रूव नहीं है, वो राइफल्ड नहीं है वो, इसलिए वो जाएगी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा वो होता है कि जब ये गोली निकलती है तो उसके अंदर बहुत सारे छर्रे भरे होते हैं, और छर्रों का कोई साइज़ नहीं होता है, वो इतने एरिया में फैल के जाते हैं। तो आंखें बंद करके भी लगाओ तो निशाना लग जाएगा उसको, बचेगा नहीं उसमें, कोई ना कोई घायल तो होगा ही। इसमें यह है कि ये गोली अगर निशाने पर नहीं लगी तो आपके कान से भी छू के निकल जाएगी। और ये इसमें तो छूने का मतलब ही नहीं, इतने एरिया में जाती है, इतने तो अंधे हो नहीं आप कि इतना भी ना देख पाओ, है ना। तो इसको ऐसा माना जाता है, शिकार के लिए इसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो नौसिखिए होते हैं शिकार के लिए, क्योंकि इससे शिकार में बहुत सारे छर्रे लग जाएंगे तो उसका मरना आसान हो जाता था पहले। अब तो शिकार बैन है। ये वो यूज़ करते थे जिनकी निशाने बहुत अच्छे हैं, और ये अगर ठीक कैलिबर की गोली है तो हाथी को भी मार सकती है, हाथी को भी मार सकती है। अगर उसके फोरहेड में लग जाए तो, पेट में लगेगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हाथी को? सब बाली नहीं है, ठंडी नहीं होगी उसके अंदर, हाथी को आर पार, इंसान को कभी आर पार नहीं कर पाती, बहुत कम कर पाती है, ठंडी हो जाती है ना, तो उसको पार नहीं कर पाएगी। तो ये तो हुए कार्टेज कैसे काम करती है गन, इसलिए डेंजरस होता है बेटा, मैंने बताया था ना, गन बहुत डेंजरस होती है। जितना लोगों ने उसको फिल्मी समझ लिया है ना, खिलौना, अक्सर लोग उसके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, घरों में रखी रहती है। बच्चे घरों में गन रखना बड़ा ख़तरनाक होता है, बच्चे पता नहीं कब निकाल ले अलमीरा से, उसको खेलने लगे उससे। और गन तो गन है, वो कभी भी फायर हो सकती है। हमको लगता है कि नहीं वो तो हमने लोड करके रखी नहीं,
आजकल ऐसी गनें हैं जो तुरंत लोड हो जाती हैं जरा से उससे, है ना। अब आपने कुछ गन ऐसी देखी होंगी जिसमें बोल्ट होता है हाथ में पकड़ने के लिए, ठीक। कुछ गन ऐसी हैं जिसके नीचे पंप होता है, इसको ऐसे खींचते हैं, है ना। तो जब आप दुकान पे जाएंगे उससे कहेंगे गन दिखाओ, तो कहेगा कौन सी दिखाऊं, पंप एक्शन या बोल्ट एक्शन। आप समझ गए आप, यानी पंप से लोड होगी या फिर बोल्ट से लोड होगी, है दोनों सेमी ऑटोमेटिक, ठीक। या फिर अपन नाली के आधार पर कहें, बैरल के आधार पर कहें, तो कहेगा कौन सी दिखाऊं, सिंगल बैरल डबल बैरल, तो भी आप समझ जाएंगे। फिर वो ये भी पूछेगा कौन सी दिखाऊं, राइफल या शॉटगन, तो भी आप समझ जाएंगे। आप कहेंगे अरे शॉटगन वॉटगन नहीं, राइफल दिखाओ बढ़िया वाली, है ना, तो वो राइफल दिखाएगा। आप कहेंगे शॉटगन दिखाओ, तो आपको ये वाली दिखाएगा वो, या तो सिंगल बैरल दिखाएगा या डबल बैरल दिखाएगा। तो ये जो जितने भी शॉटगन है ये कौन सी होती है, मैनुअल होती है, बोल्ट एक्शन, पंप एक्शन, और एक और होती है विंचेस्टर एक्शन। ये तीनों ही सेमी ऑटोमेटिक होती है। विंचेस्टर आपने शायद देखी नहीं होगी, कभी देखना, दिख जाएगी यूट्यूब पर। जहाँ से अपन ट्रिगर दबाते हैं ना, उसके नीचे एक लीवर होता है, उसको बार बार ऐसे खींचते हैं फिर ऊपर कर देते हैं, लोड हो जाती है, वो विंचेस्टर एक्शन होती है। तो राइफल को कई आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन बेसिक कैटेगरी ये नहीं है जो मैंने उस दिन आपको बताई थी कि राइफल की जो बैरल होती है, ये राइफल है, ये उसकी बैरल है। इस बैरल को अगर मैं इधर से लोड करूं या इधर से लोड करूं, दो तरीके से लोड कर सकता हूं। सारी ऑटोमेटिक और नई गनें जो होती हैं वो इधर से लोड होती है, इधर से अपन कार्टेज डालते हैं, इधर से फायर होता है। पहले इधर से लोड होती थी मंगल पांडे के टाइम पर, उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, बताया था उस दिन, नहीं एनफील्ड तो कंपनी का नाम, उनको कहते हैं हम लोग मैस्लॉव गन। उसमें एक ऐसा धागा लगा रहता है जो जलता रहता है, धागा जलता रहता है। आप सोचो ध्यान से, इसके अंदर आपने बारूद भर दिया, यहाँ तक बारूद आ गया चैम्बर तक, फिर आपने ऊपर से एक रॉड डाल के उसको कूट दिया, ठोस हो गया बारूद, फिर उसके ऊपर आपने थोड़े से लकड़ी के उसके लोहे के टुकड़े डाल दिए, कीलों के टुकड़े डाल दिए, तो टुकड़े यहाँ भरे हुए और पाउडर यहाँ भरा हुआ है, और पाउडर यहाँ भरा हुआ, उसमें एक छेद है चैम्बर में, और चैम्बर में एक छेद है, वहाँ से थोड़ा सा बारूद निकल के बाहर आ जाता है, और यहाँ एक ऐसा वो लगा रहता है जिसमें धागा जलता रहता है, मोम अगरबत्ती जैसा। तो जैसे ही आप ट्रिगर दबाते हैं वो धागा नीचे जाता है, नीचे उससे टकराता है जहाँ पर चैम्बर से छेद आया है एक, जहाँ पर वो रखा हुआ है गन पाउडर। तो गन पाउडर से टकराएगा तो अंदर रखा हुआ गन पाउडर पूरा जलेगा, क्योंकि आपने उसको कूट कूट के ठोस कर दिया है। तो कंप्रेशन अच्छा होगा, और कंप्रेशन अच्छा होगा तो वो अब रास्ता से उसमें इधर उधर निकलने का कहीं है नहीं, तो इधर निकलेगा। तो इधर जो गन पाउडर जब बाहर निकलेगा प्रेशर से, तो यहाँ के रखे हुए लकड़ी लोहे के टुकड़े बाहर निकलेंगे, वो किसी ना किसी को लगेंगे, उसको कहते हैं गोली लग गई, है ना। तो ये टेक्निक होती थी, इसको मैस्लॉव टेक्निक कहते हैं। हमारे सेंट्रल इंडिया में इसको टोपी मार बंदूक कहते हैं, टोपी मार बंदूक कहते हैं, लेकिन इसमें एम्यूनिशन की भाषा में इसको मजल लोडिंग कहते हैं, मजल, क्योंकि इस छिरे को कहते हैं मजल और इसको कहते हैं ब्रीच। ये है ब्रीच और ये है मजल। तो ये सारी राइफल कौन सी हैं, मजल लोडिंग है, जो अब हमारे यहाँ काम में नहीं आती है क्योंकि बहुत लेट करती हैं। आप एक पाउडर लेंगे, फिर पाउडर को उसमें डालेंगे, फिर कूटेंगे, फिर तब तक तो कोई आपको थप्पड़ मार के चला जाएगा। तो अब इतना काम नहीं करती, पहले इसलिए काम करती थी कि किसी के पास थी नहीं तो अच्छी लगती थी, लेकिन आज सबके पास ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक है। और अब तो ज़माना गैस ऑपरेटेड का आ गया है, तो गैस ऑपरेशन के लिए क्या करते हैं, जो पिस्टल्स आती हैं नई 303, उसके अंदर एक वो सिलेंडर लगा देते हैं गैस के लिए, तो सिलेंडर उसको लोड करता रहता है बार बार, इसलिए पिस्टल हमेशा ही एक बार कॉक करने के बाद फायर करते रहते हैं लगातार, जैसा आपने देखा होगा, है ना। फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि किस कंपनी की है, कहाँ से बनी है। अभी भी यूरोप में बनने वाली गन ज़्यादा पावरफुल मानी जाती है। हमारे गांव के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों के पास ऐसी गन रखी हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की हैं, इतनी पुरानी गन रखी हैं। वो जिस लोहे से बनी है वो सीरिया का, दमिश्क का लोहा है, बड़ा ज़बरदस्त होता है वो। ऐसा कहते हैं कि उनको आप चलाते रहो कभी गर्म नहीं होगी। जो नई राइफल है उनमें 10 राउंड निकालेंगे तो उनकी जो बैरल है ना वो मेल्ट हो जाएगी, लाल हो जाएगी और मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी वो, है ना। तो इसलिए वो अंतर होता है कि विदेशी राइफल है या फिर देसी राइफल है। चूँकि अब अपन को विश्व युद्ध लड़ने तो जाना नहीं है, तो 10 गोली चला क्यों रहे, पहली बात तो अपन जाएंगे क्यों चलाने के लिए 10 गोली। केवल लोग शौक के लिए रखते हैं, और शौक के लिए गन रखना अच्छी बात नहीं है। गन एक केयर मांगती है, आप केयर कर नहीं पाएंगे उसकी। गन आपका एक सब्र मांगती है, आपके अंदर टॉलरेंस होना चाहिए। पता लगा आप दोस्त के साथ गन टांग के कहीं जा रहे हैं, वहाँ फुल्की के दुकान पे लड़ाई हो गई, तूने हमको एक फुल्की कम दी, आपने गन निकाल ली, कोई मतलब नहीं है इसका। वो चलेगी, और चलेगी तो सत्यानाश ही होगा,
है ना, उससे कभी भला नहीं होगा किसी का। तो गन कल्चर ख़त्म होना चाहिए, मैं इसका बड़ा सपोर्ट करता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को एक आदेश निकाल कर जिनके पास लाइसेंस है वो सब जब्त कर लेने चाहिए। कोई गन कैरी नहीं कर, पुलिस है ना, उसके पास गन है, पुलिस के पास क्या करोगे आप गन लेकर के? मारोगे एक दूसरे को, मार ही रहे हैं लोग। सोचिए गन नहीं होगी तो आपको डराएगा कौन रास्ते में? गन ने हमारी नेचुरल चीज़ को ख़त्म कर दिया है। एक पहलवान है, एक पहलवान जा रहा है बेचारा, रोज़ खाता है पीता है वर्जिश करता है जिसमें बहुत ताकत है, और सामने एक मरियल सा 20 किलो का आदमी आ जाता है गन लेकर के और उससे कहता है कि सब निकाल, तेरे पास क्या है? उसको निकालना पड़ता है। उसको मन में कितनी गुस्सा आती होगी कि अगर ये गन फेंक दे तो मैं क्या करूं इसका, है ना? कैसा सोचता होगा उसके मन में, क्या आता होगा अगर इसके पास गन ना हो तो क्या होगा, है ना? तो अगर सोचो गन ना होती तो वो आदमी कभी उससे कुछ कह पाता? नहीं कह पाता ना। हाँ, तो इसीलिए तो गन ने क्या किया है कि अब लोगों के पास वेपन है तो वो बड़े ताकतवर हैं। ताकत का फैसला अब गन से होता है, नेचुरल ताकत से होना चाहिए ना, कि भाई मैंने जीवन भर पहलवानी की है, कुश्ती लड़ी है, तो मेरा कुछ तो फायदा मिलना चाहिए उसका। लेकिन नहीं, तुम कर लो पहलवानी, हम कट्टा ले आएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि हम कराटे सीखने जा रहे हैं, 10 लोगों को मारेंगे, लोग पत्थर उठा लेते हैं, चला कराटे, हम पत्थर मारेंगे। अब क्या करोगे तुम? पत्थर से कराटे कैसे लड़ोगे तुम? वो तो बिल्कुल अपनी उस पर उतर आया। वो तो सीख लो कराटे, तुम बन जाओ अक्षय कुमार। पत्थर से कैसे लड़ोगे तुम? सर फोड़ देगा वो एक बार में। तो ऐसी चीज़ें बंद होनी चाहिए, इनका कोई औचित्य नहीं होना चाहिए। तो हम लोग पारंपरिक जिस युद्ध कला में जीते थे पहले, जो मैं आपको बता रहा था, मुष्टि युद्ध है, मल्ल युद्ध है, ये केवल युद्ध कलाएं नहीं थी, ये लोगों का प्रदर्शन भी होता था। अगर आप लोग थोड़े छोटे हैं उम्र में, अगर आपने घर में पापा से पूछिएगा कि ये 1990 तक का कल्चर रहा है कि जब गांव में कहीं जाते थे तो हर गांव में एक अखाड़ा होता था, हर गांव में नाल पड़ी रहती। नाल जानते? पत्थर के एक गोल आकार का वो होता है जिसको उठाते थे लोग। तो गांव में दूसरे गांव से कुछ गेस्ट लोग आते ना, जैसे कोई अपने ससुराल में गया, भाई के यहाँ गया, किसी दूसरे के ससुराल में गया, तो वहाँ नाल पड़े रहते थे। तो लोग कहते थे कि इतने वीर हो तो नाल उठा लो। नाल पड़े होते थे 40 किलो के, 50 किलो के, 1 कुंटल के। तो कहते अरे आज तो इसने 100 किलो का नाल उठाया है। तो लोग अपनी शारीरिक क्षमता से अपना प्रदर्शन करते थे कि इसमें कुछ है ना। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या फिर कुश्ती लड़के करते थे। लेकिन ये चीज़ें पिछले 30 सालों से लगभग ख़त्म हो गई हैं। अब शारीरिक वर्जिश लोगों की ख़त्म हो चुकी है। लोग दिमाग में कॉन्स्पिरेसी करते हैं, दिमाग में। और दूसरा है करप्शन। इस पर मैं हमेशा बात करता हूँ, करप्शन ना हो तो इस देश में कभी कट्टे ना बने। क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं मानता हूँ कि पुलिस की नज़रों से छिप कर के कुछ हो रहा हो, ऐसा कभी नहीं होता है। पता होता है, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन आड़े आ जाता है और ये काम चलता रहता है। अगर 1-2 पुलिस अधिकारी चैनल में हैं भी ईमानदार, तो वो बाईपास कर दिए जाते हैं, फिर उन तक खबरें नहीं जाती हैं फिर। तो इस तरह से ये घटनाएं घटती हैं और देश में अपराधों का सिरा इतना बड़ा हो गया है कि आज लोग मर्डर करने से भी पीछे नहीं हटते। लोग, आपने सुना है पहले मर्डर होता था तो 2 महीने चर्चा चल रही थी क्योंकि मर्डर हो गया है। आसपास मर्डर नहीं होते थे, तलाक हो जाता तो सालों चर्चा चलती थी उनका तलाक हुआ है। अब एक दिन में 10 तलाक हो रहे हैं, एक दिन में 20 मर्डर हो रहे हैं। अपराधों की कोई वो नहीं है। तो अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, इस पर काम करना चाहिए सरकार को। और इस पर काम कर सकता है एक सोशल डिपार्टमेंट, जो लोगों के जैसे छोटे बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, कभी सरकार ने सोचा नहीं? सोचना चाहिए ना सरकार को, छोटे बच्चे क्यों आत्महत्या कर रहे हैं कोटा में इतने सारे। मजाक और बना दिया उनका, पंखे में स्प्रिंग लगा दी कि बेटा लटको, इस पंखा नीचे आ जाएगा, तुम्हारे घुटने में लग जाएगी। ये क्या है जी? हम इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं कि वो लटक क्यों रहे हैं। बेटा तुम लटको, लेकिन मरने नहीं देंगे। तो ये तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। चीज़ों को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, जैसे आयुर्वेद करता है। आयुर्वेद कहता है कि बीमारी जड़ से ख़त्म होगी लेकिन धीरे धीरे। तो आयुर्वेद वो कानून की चक्की है जो चलती तो धीरे है लेकिन पीसती बहुत बारीक है ना। वो इलेक्ट्रॉनिक चक्की नहीं है जो बहुत तेज़ी से चले लेकिन मोटा पीस दे, ऐसा नहीं करती है। तो ये देश की एक बड़ी समस्या है, इस पर काम होना चाहिए। खैर अपन लोग क्या करेंगे समस्या के लिए, देश वालों को सोचना चाहिए कि वो उस पर कैसे काम करें, समझ पाए थोड़ा सा। अब हम लोग आगे आर्ट एंड कल्चर को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अब हम हिस्ट्री को फिर से बैक चलेंगे वहीं पर। और मैं ये जानना चाहता हूँ अब हम वहाँ पर कहाँ से चलेंगे, जहाँ से आप कहेंगे वहाँ से, जहाँ से छोड़ा था वहाँ से, या मिडावल से, जहाँ से कहेंगे वहीं से अपन चलना शुरू कर देंगे। कहाँ से? जहाँ से ड्रॉप किया था। तो ड्रॉप आई थिंक अपन ने किया था मुग़लों के बाद से, कि औरंगजेब के बाद जो लेटर मुग़ल से, वहाँ से शुरू करेंगे अब, है ना। तो वहाँ से मिडावल मॉडर्न हिस्ट्री भी एंट्री कर जाएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बहुत बनते हैं लेटर मुग़ल के बाद से, ठीक है।
चल, और थोड़ा सुबह वाली क्लास